नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ एआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न शामिल है और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। तो यहाँ साथ जो बातें चल रही है ये बात चल रही है किसके संदर्भ में? ज्वार भाटा से जुड़ी हुई बातें हम लोग देख रहे हैं। तो एक तरफ बता रहा है कि ज्वार भाटा आता क्यों है, दूसरी तरफ पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखो ये वाली बात तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि हाँ, सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो फंडी की खाड़ी में ही देखने को मिलता है। ये बात बिल्कुल इति सिद्धम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर महासागर में जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, क्या सूर्य और चंद्रमा दोनों ही जिम्मेदार हैं या फिर केवल चंद्रमा जिम्मेदार है? क्या कहेंगे आप? तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, वो सूर्य की तुलना अधिक लगता है ज्वार भाटा की कंडीशन के अंदर, ठीक है। पर फिर भी संयुक्त रूप से ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं और पृथ्वी पर ही इसी प्रकार से जल को बैलेंस करते हैं। और हमारी पूरे के पूरे ग्रह पे जल का जो प्रवाह होता है, ये प्रवाह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और इसके अलावा वायु के माध्यम से ही नियंत्रित होता है। क्लियर है सभी को? तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है और जब दोनों स्टेटमेंट ठीक होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों ही सही है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के साथ हम देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो दो सूचियों का प्रश्न है। एक तरफ महासागरीय गर्त दे रखे हैं और दूसरी तरफ महासागर दे रखे हैं। कह रहे हैं कि जरा मिलान कर लीजिए आप, जैसे भी आपसे हो पाए, जो आपके लिए ठीक स्थिति रहती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है महासागरों के बारे में। तो महासागरीय गर्त दे रखे हैं, ठीक है। अब महासागरीय गर्त में चार है: मैरियाना, अटाकामा, डायमेटिना और प्यूटोन रिको, ठीक है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं चार, और वहीं ठीक इसी प्रकार से हमारे सामने महासागर भी हैं। तो जो महासागर है उनमें हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये हमारे ऑप्शंस में यहाँ पर शामिल हैं। क्लियर है सारी बात सभी को? तो अब इसी के आधार पर हमें ये देखना है कि कौन सा महासागरीय गर्त किस महासागर के अंदर है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरियाना की, ठीक है। तो मेरियाना कहाँ पर है? हिंद महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में। किस जगह पर इसकी स्थिति है? तो देखिए इसकी स्थिति के लिए हमें क्या पता चलता है कि मैरियाना जो है ये है, ये कहाँ पड़ता है? तो देखिए इसकी स्थिति जो है इसकी है उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। मैरियाना कहाँ पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में बात है। और मैरियाना ट्रेंच जो है वो बहुत ज्यादा फेवर भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस रहती है। तो ए के लिए क्या रहेगा? दो रहेगा। अटाकामा कहाँ पर है? अटाकामा दक्षिणी प्रशांत महासागर। अटाकामा के नाम पर मरुस्थल भी है ना एक, हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो दो के लिए सॉरी बी के लिए जो है वो तीन आ जाएगा। डायमैटिना कहाँ पर है? तो देखिए डायमैटिना जो है ये हिंद महासागर का हिस्सा है और प्यूटोन रिको जो है वो अटलांटिक महासागर में। वैसे तो आंसर हमने सारा निकाल लिया, पर देखते हैं क्या किसी एक के माध्यम से हम इस आंसर को निकाल पाते थे। क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि परीक्षा, अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे, जान रहे, पर परीक्षा में समय कम रहता है तो कोशिश की जाती है कि अगर एक के माध्यम से भी आंसर निकल जाए तो बुराई नहीं है। जैसे हम लोगों ने निकाला था मैरियाना के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर, तो देखते हैं कितने ऑप्शन जो है वो बैठ रहे हैं इस मामले में से। जैसे यहाँ पर देखा ए के लिए तीन, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ ए के लिए चार है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ ए के लिए दो है, ये हमारा आंसर हो सकता है। और यहाँ ए के लिए तीन है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पता चल रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, बस एक ही ऑप्शन यहाँ जिंदाबाद है, इसीलिए यही होगा हमारा आंसर। तो जरूरी नहीं कि सब पे फोकस किया जाए, सबकी जानकारियां हो। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 बिल्कुल सही मामला है, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी बात और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? देखो ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण का कार्य करती है ना, ताकि हम लोग को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। पर वो हमारे वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। देखो ये जो मंडल का सीक्वेंस दे रखा है ना ABCD, ये वास्तव में जो सीक्वेंस है ना वो सही है। मतलब होता यही है कि सबसे नीचे जो होता है वो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल देखते हैं और फिर आयन मंडल होता है, इसके बाद फिर बाह्य मंडल हो जाता है। ये हमारे पूरे के पूरे वायुमंडल की स्थिति होती है। तो हमारा जो दूसरा मंडल होता है उस दूसरे मंडल के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी
ओजोन लेयर पाई जाती है। और दूसरा मंडल कौन सा है हमारा, सबसे पहला जो है वो क्षोभ, दूसरा समताप, और समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन लेयर। ठीक है, तो यही होगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि बी। ठीक, क्लियर है सभी को? बढ़िया, तो चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में होती है। प्रति चक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिससे मौसम साफ रहता है। तो बात जो हो रही है वो प्रति चक्रवात की हो रही है। प्रति चक्रवात क्या होता है, ये उल्टा चक्रवात बनता है। ठीक है, तो जनरल कंडीशन क्या रहती है, जनरल कंडीशन में हम लोग देते हैं कि समुद्र के अंदर तापमान बढ़ता है। जब समुद्र में तापमान बढ़ता है तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। तो लो प्रेशर के एरिया में क्या होता है कि जो हाई प्रेशर का एरिया होता है वहां जगह से पानी आ रहा होता है, और इसी के आधार पर बनता है सामान्य चक्रवात। लेकिन प्रति चक्रवात की कंडीशन ऑपोजिट होती है। यहाँ पर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ पानी जा रहा होता है, तब जाकर के चक्रवात क्रिएट होता है। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों में होती है। तो कहाँ हो रही है इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति होगी हाई प्रेशर वाले एरिया में। ठीक है, जहां पर उच्च दाब होगा वहां पर ये स्थिति हमें देखने को मिलती है, ना कि लो प्रेशर वाले। क्योंकि पानी कहाँ जा रहा है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जा रहा है। जिस जगह पे पानी भागेगा वहीं पे हवाएं पहुंचेंगी और वहीं पे फिर चक्रवात भी तैयार होगा। तो अपोजिट कंडीशन होती है, हाई प्रेशर में बनता है। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि निम्न वायुदाब में बनेगा, ये बात बिल्कुल गलत है, उच्च वायुदाब में बनेगा। ठीक है, प्रति चक्रवातों के केंद्र में हवाएं नीचे ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, यानी कि ऊपर रहेंगी, ऊपर से नीचे की ओर आएंगी। जो हमारी जनरल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें नीचे से ऊपर जाती है। और प्रति चक्रवात जो अपोजिट कंडीशन है इस मामले में, ये यहाँ पर ऊपर से नीचे उतरती हैं हवाएं। ये बात बिल्कुल ठीक है और मौसम इसलिए यहाँ पर साफ देखने को मिलता। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब प्रश्न का उत्तर डी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीन तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में लगभग 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में साइप्रस, नेस्टस, ओक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए चीन तुल्य जलवायु का मतलब क्या है। चीन तुल्य जलवायु जो होती है वो एक प्रकार से आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। कैसी होती है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो होती है वो हम लोग कहाँ देखते हैं, दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पूर्वी भागों में लगभग 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कौन सी जलवायु है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। अब देखो आर्द्र भी है, ठीक है, और उष्ण भी है, दोनों जलवायु एक प्रकार से मिक्स देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जो वनस्पतियां हैं वो भी मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर्णपाती भी मिलेगी और सदाबहार भी मिलेगी। तो पर्णपाती के जो रूप है उनमें शामिल होता है साइप्रस। ठीक है, इसके अलावा ऐश, ऐसे वृक्ष शामिल होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि चेस्टनट, ओक जो होते हैं ये होते हैं हमारे मुख्य रूप से मिश्रित वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पर साइप्रस के साथ चेस्टनट और ओक भी हम लोग देख लेंगे और ये वाली बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है चीन तुल्य जलवायु के मामले में। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। क्लियर है सभी को? ठीक, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है। होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु। ये 4 प्रकार के अलग अलग विकल्प 4 अलग अलग आइलैंड के नाम से हमें दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए उसका जो सही रूप क्या है, सबसे पहले आता है हमेशा होकाइडो। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 जगह पर होकाइडो देखने को भी मिल रहा है। पर होकाइडो के बाद क्या आएगा, होन्शु आएगा, शिकोकू आएगा। तो देखिए होकाइडो के बाद होता है होन्शु, क्योंकि होन्शु जो है ये दूसरा तो है क्रम में उत्तर दक्षिण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जापान के मामले में। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी है और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी है। ठीक है, इसके बाद शिकोकू और क्यूशु, यही इसका सीक्वेंस है। ठीक, क्लियर है। और चीजों को हम लोग यहाँ भी समझ सकते हैं मैप पे, जैसे कि सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो है वो यही बना हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वैसे जनरली 4 बड़े द्वीपों में हम लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये जो जापान है यहाँ पर 350 से अधिक छोटे द्वीप मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका सबसे जो दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है ryukyu द्वीप। क्लियर है सभी को? तो ये चीजें जो है थोड़ी सी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए जापान के बारे में। ठीक है, तो आंसर जो है वो कौन सा निकला है हमारा, बी निकला है। और आंसर के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या बातें हमें बता रहा है।
तो हमारा अगला प्रश्न है मलेशिया के बारे में। पूछ रहे हैं कि मलेशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ठीक है या है आपको बताना है। तो मलेशिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। यहाँ की गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान है। तो देखिए जो मलेशिया है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, मलाया प्रायद्वीप का एक हिस्सा भी इसको कहा जाता है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसको एक खनिज संपन्न देशों की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। तो खनिज संपन्न है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात जो हो रही है वो टीन की हो रही है, टीन उत्पादन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मलेशिया के अंदर काफी सारे खनिज पाए जाते हैं। टीन, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस सब पाए जाएंगे। टीन के मामले में किंता केलांग घाटी में स्थित एक जगह है जिसको कहा जाता है इपोह। तो इपोह जो है ये टीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। और इसी इपोह में एक जगह है, एक खान है, उस खान को कहा जाता है गोपेन खान। वो गोपेन खान आज के समय में विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान मानी जाती है। और वही गोपेन खान जो है ये यहाँ पर हमें ऑप्शन में स्टेटमेंट में देखने को मिल रही है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। जब दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा निर्धारित करती है? किन देशों के बीच है? तंजानिया मलावी, तंजानिया कांगो, तंजानिया युगांडा या फिर जाम्बिया मलावी। तो देखिए प्रश्न का जो उत्तर है वो है तंजानिया युगांडा। ठीक है, दरअसल जो हमारी ये विक्टोरिया झील है इसको दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है। हालांकि सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी इसको कहा जाता है। तो उष्णकटिबंध के मामले में सबसे बड़ी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इसको कहा जाता है। ये तीन देशों के बीच की एक सीमा बनाती है, मतलब तीन देशों के बीच में है, तीन देशों के साथ सीमा इसके जुड़ी हुई है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो तंजानिया और युगांडा हमारे ऑप्शन में है, इसलिए जो सी हो जाएगा हमारे प्रश्न का यही रहेगा सही उत्तर। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी है। ओवेन बांध, श्वेत नील नदी, सन्नार बांध, ब्लू नील नदी, असवान बांध, नील नदी और इनगा बांध, जाम्बेजी नदी। ठीक है, तो चार नदियां और चार बांध। अब हमें ये देखना है कि कौन सा सही है। तो क्या ओवेन बांध श्वेत नील नदी पर है? देखो व्हाइट नील और ब्लू नील जब मिलती है तो ये नील बनाती है, यानी कि नाइल इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो ओवेन बांध इसलिए कह रहा है श्वेत नील नदी पर है, क्या है? बिल्कुल है। सन्नार बांध क्या ब्लू नील नदी पर है? बिल्कुल है। असवान बांध क्या नील नदी पर है? बिल्कुल है। क्या इनगा बांध जाम्बेजी नदी पर है? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल जो इंगा बांध है ये कांगो नदी पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर होना चाहिए था कांगो, ना कि जाम्बेजी। ठीक, क्लियर बात सभी को? तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा हमारा? डी रहेगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है अभिकथन कारण के बारे में। जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखो जब हम जलोढ़ मृदा पढ़ते हैं तो भारत के अंदर जलोढ़ मृदा कृषि के लिए बहुत खास है, और बात बिल्कुल सही भी है। ठीक है, इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की अधिकता होती है। क्या होती है? तो देखिए भारत में बेशक हम लोग कृषि के लिए इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ये काफी मामलों में आती है, निक्षेप वगैरह काफी आते हैं इसके अंदर नदियों के द्वारा बहायला, जिसकी वजह से इसकी उर्वरता अच्छी मानी जाती है। पर अगर हम ये कहें कि नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस इसमें अच्छी मात्रा में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इनकी अधिकता नहीं होती, ये कम मात्रा में होते हैं। दरअसल हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर पोटाश और चूने की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कृषि इसमें अच्छी होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो यानी कि कारण है वो गलत है, असत्य है, अभिकथन सत्य है। तो ए सत्य है और आर असत्य है हमारा आंसर होगा। तो कहाँ लिखा हुआ है? सी पे लिखा हुआ है ए सत्य है और आर असत्य है। ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारे प्रश्न के लिए यहाँ पर आंसर। क्लियर है सारी बात? चलिए, तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो संपन्न हो जाती है। जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमें चर्चा करनी थी वो सारी चर्चा हमारे द्वारा कर ली गई है। तो बाकी की बातें जो होंगी, बाकी के जो प्रश्नों की चर्चा होंगी वो होगी अगले वीडियो में। जरूरी है कि आज के लिए दिया आप मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।